स्टूडेंट, विषय अकाउंट, चैप्टर 7 रोकड़ बही और उसके प्रकार। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। अब हम नया चैप्टर देखते हैं। जैसे हमने सहायक बहियाँ देखी, सहायक बहियों में रोकड़ के व्यवहारों का समावेश नहीं होता था। सहायक बहियों में रोकड़ के व्यवहारों का समावेश नहीं होता था, इसलिए हम इस चैप्टर में रोकड़ बही का समावेश किस तरीके से होता है। यहाँ पे कैश, जो रोकड़ बहियों में से कैश बुक भी इंग्लिश में कैश बुक बोलते हैं, और यहाँ पे सामान्य तौर से दो प्रकार के व्यवहार देखने को मिलेंगे। एक रोकड़ व्यवहार, दूसरा उधार या साख के व्यवहार। साख के व्यवहार में ये है कि भविष्य में पैसे मिलने की बात हो रही है, जहाँ पे माल उधार या साख पे विक्रय किया जा रहा है या साख पर व्यवहार है, परंतु भविष्य में उसका निश्चित है कि इसमें पैसे प्राप्त होंगे, और उधार रोकड़ व्यवहार बनता है। रोकड़ व्यवहारों का लेखा रोजनामचा के उप विभाग के रूप में रोकड़ बही का अभ्यासन करेंगे। रोकड़ बही का अब हम अर्थ देखें। रोकड़ बही के अंदर रोकड़ व्यवहारों का लेखा करने के लिए तैयार की जाने वाली बही को रोकड़ बही कहते हैं। रोकड़ के व्यवहारों का लेखा करने के लिए तैयार की जाने वाली बही को हम रोकड़ बही कहते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोकड़ के व्यवहारों का समावेश होता है। रोकड़ के व्यवहार का लेखा होता है, रोकड़ की आय आवक हो या रोकड़ का जावक हो, यानी आय हो या व्यय हो, ऐसे सभी लेखा रोकड़ बही के होता है। और अंत में रोकड़ बही के नियत समय, निश्चित समय के बाद का उसका टोटल निकाला जाता है, जिसे हम रोकड़ शेष कहते हैं। ठीक है, रोकड़ शेष कहते हैं के रूप में हम जानते हैं। रोकड़ शेष वही या रोजनामचा या रोकड़ खाते, ऐसे दोनों की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी करता है। रोकड़ बही के स्वरूप में तैयार की जाती है। रोकड़ बही का अगर उधार पक्ष आय है और जमा पक्ष व्यय है, यानी आवक को आय बोलते हैं और जावक को व्यय के रूप में हम जानते हैं। अब हम रोकड़ बही की आवश्यकता बोलो या महत्व बोलो, उपयोगिता बोलो, उनकी क्यों उपयोगिता इतनी है। पहला, रोकड़ बही समय का बचाव करते हैं। जैसे हमने सहायक बहियाँ बनाए थे, सहायक बहियों के पता था कि जितने भी उधार के व्यवहार हैं, यानी कि सिर्फ माल से संबंधित जितने व्यवहार हैं उनका समावेश वहाँ हो जाता है। अब माल के संबंधित सारे व्यवहारों का वहाँ समावेश हो जाता था, तो रोकड़ बही के अंदर सिर्फ और सिर्फ रोकड़ के व्यवहार, चाहे वो संपत्ति के हों, माल के हों, उन सभी समावेश रोकड़ बही के अंदर हो जाता है। और जो बाकी बचते व्यवहार हैं उनका मुख्य रोजनामचा में समावेश होता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी सिर्फ हम रोकड़ बही की बात करते हैं। इसमें पहला है समय और श्रम का बचाव होता है, क्योंकि समय हमें पता है कि रोकड़ के व्यवहार हैं, तो सिर्फ हम रोकड़ बही के अंदर लिख रहे हैं, तो हमारा रोजनामचा से सीधा सीधा रोकड़ बही में हम इसका लेखा करते हैं, जिसे हम रोकड़ बही या रोजनामचा या रोकड़ खाता दोनों की ज़रूरत पूरी करता है, जिसके वजह से समय बचता है। श्रम का विभाजन हो जाता है। रोकड़ बही में अलग अलग रखी जाने वाली और तैयार की जाने वाली जवाबदारी निश्चित व्यक्ति को सौंप दी जाती है, जिससे श्रम का विभाजन होता है, समय कम लगता है और सही तरीके से कार्य हो जाता है। रोकड़ शेष की जानकारी, रोकड़ शेष या रोकड़ बही रखने से प्रतिदिन दिन के अंत में जो निश्चित समय है, मुद्दत है, उसकी रोकड़ शेष हम जान सकते हैं, चाहे दिन के अंत की हो, 15 दिन की हो, महीने की हो, हमें इतने समय में कितनी रोकड़ शेष बचती है। जब हम अंदाज पत्र बनाते हैं तो अंदाज पत्र के अनुसार रोकड़ बही का तालमेल देखा जाता है, क्योंकि अंदाज पत्र एक हम पहले बनाए जाने वाला, यानी कि वर्ष के प्रारंभ में बनाए जाने वाला अंदाज पत्र है, जिसमें हम पुराने आंकड़ों को लेके हम बनाते हैं और भविष्य में कितना हो सकता है उसके हिसाब से बनाते हैं। तो उन दोनों का तालमेल रोकड़ बही से हम ज़्यादा अच्छी तरीके से स्पष्ट होता है, क्योंकि वो रोकड़ बही आंकड़ों में उसकी जानकारी प्रस्तुत करता है, इसलिए कपट की जानकारी प्राप्त होती है। प्रतिदिन जो, जैसे कोई भी गड़बड़ कर रहा है या प्रतिदिन कोई इसमें रुपए लिखने में या रोकड़ कैश में इधर से उधर कर रहा है, तो उसकी हमें जानकारी, यानी कि दिन के अंत में हाथ पे रोकड़ कितनी है, वास्तविक रोकड़ कितनी आई थी, उसकी तुलना शेष की जा सकती है। या भूल हो गई हो, लिखने में भूल हो गई हो या किसी भी तरीके से भूल हुई हो, उसकी हम जांच करके उसको सुधार सकते हैं। बैंक खाता का समावेश होता है। धंधा की आवश्यक व्यवहारों का स्वरूप और प्रमाण अनुसार अलग अलग प्रकार की रोकड़ बही तैयार होती है। यह तीनों खानों
वाली रोकड़ बही रखी जाती है, जो रोकड़ बैंक और बट्टा के लिख सकते हैं, जिससे अलग अलग खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि एक ही रोकड़ बही में तीनों खाने की समावेश हो जाता है, तो जिससे समय, श्रम और उसकी जानकारी तुलना करना वो आसान हो जाता है। अब रोकड़ बही के प्रकार। रोकड़ बही के प्रकार यानी कि धंधा व्यापारी जो है अपनी ज़रूरत के अनुसार रोकड़ बही के 3 प्रकार रखा है। एक साधारण रोकड़ बही, दूसरी है 2 खाने वाली रोकड़ बही और तीसरी है 3 खाने वाली। तो सबसे पहले 2 रोकड़ बही में कौन कौन सा है? ए, रोकड़ और बट्टे खाने वाली रोकड़ बही, रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही, बैंक और बट्टे वाली, और तीसरी है तीनों खाने वाली, जिसमें रोकड़, बट्टा, बैंक इन तीनों का समावेश होता है, वो तीनों रोकड़ बही। अब सबसे पहले हम साधारण रोकड़ बही के बारे में चर्चा करते हैं। साधारण रोकड़ बही का यहाँ नमूना दिया हुआ है, जहाँ पे उधार दिया गया है। देखिए उधार है और जमा पक्ष है, वहाँ पे तारीख दिया है, विवरण में आय या आवक, रसीद नंबर, खाता प्रश्न नंबर, रकम। यहाँ पे रकम का एक ही कॉलम होगा, ठीक है। ये साधारण रोकड़ बही है। यहाँ पे तारीख, आवक या व्यय और वाउचर नंबर, खाता प्रश्न नंबर और रकम। इस तरीके से इसके टोटल कॉलम कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि एक उधार पक्ष में 5 और जमा पक्ष में 5। इस तरीके से टोटल आपके 10 कॉलम तैयार होंगे, ठीक है। ये साधारण रोकड़ बही है, जहाँ पे यहाँ के अंदर इसका टोटल, यहाँ पे प्रारंभिक शेष होगी और यहाँ पे अंतिम शेष होगी, ठीक है। इस तरीके से इसका लेखा किया जाएगा। अब हम एक साधारण रोकड़ बही का एक नमूना देखते हैं। नमूना देखने के बाद यानी कि एक उदाहरण देखते हैं, जिससे आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से समझ आएगा। चलिए उदाहरण 1, श्री राजेश बही के फरवरी 2015 के निम्नलिखित व्यवहारों पर से साधारण रोकड़ बही तैयार कीजिए। 2015 फरवरी 1। अब एक एक व्यवहार में पढ़ती जाऊंगी और आपको रोकड़ बही में किस तरीके से उसका सवाल किया जाता है वो आपको बताती हूँ, ओके। तो फरवरी 1, हाथ पर रोकड़ शेष। हाथ पर रोकड़ शेष का मतलब है कि प्रारंभिक शेष, ओके। तो प्रारंभिक शेष कहाँ लिखा हुआ है? देखिए प्रारंभिक शेष ये रहा, प्रारंभिक शेष यानी कि शेष आगे लाई। उधार जमा श्री राजेश की फरवरी की 15 की साधारण रोकड़ बही। तारीख है, विवरण है, रसीद, खाता प्रश्न, रकम, तारीख, व्यय या जावक, वाउचर नंबर, खाता प्रश्न नंबर और रकम। यहाँ पे पहली तारीख लिखा है उधार पक्ष में। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए उधार पक्ष में यहाँ पे 2015, शेष आगे लाई रकम के कॉलम में 5000, ओके। अब तारीख 3, गीता को 3000 का माल रोकड़ी से बेचा है, यानी कि हमारे पास देखो एक सिंपल सा आपको याद रखना है कि रोकड़ अगर मेरे पास आता है, आएगा, तो हमारी पैसे में वृद्धि हो रही है, यानी कि आय है। और जब हम खरीदते हैं तो हमारे पास से पैसा जा रहा है। रोकड़ में आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपके पास पैसा आ रहा है तो आय पक्ष में, और पैसा जा रहा है तो व्यय पक्ष में। हाँ, ये सिर्फ माल संपत्ति के लिए कीजिएगा। व्यक्तिगत खाते या व्यक्ति से व्यक्ति के पास से पैसे आया है या गया है वो आपको देखने रहेगा, जब व्यवहार आएगा तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ माल में, खास माल में देखना। अगर बिक्री है यानी आपके पास माल बेचा तो आपके पास क्या हुआ, यानी कि आपके पास रोकड़ में वृद्धि हुई। तो अब रोकड़ में वृद्धि हुई है तो आपकी आय में वृद्धि हुई है, तो आय में वृद्धि हुई तो आय की तरफ क्या लिखा जाएगा? तीसरा देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है तारीख 3 बिक्री खाता, और रकम में कितना लिखा है? 3000 रोकड़ विक्रय हुआ, ओके। अब हम नेक्स्ट तारीख 5, अमित के पास से 2000 का माल रोकड़ी खरीदा है तो हमारे पास से खरीदा गया है तो पैसा गया है, यानी कि पैसा गया तो व्यय हुआ, खर्च हुआ तो जावक में लिखा होगा। तो ये देखिए 2015 तारीख 5 खरीद खाते लिखा है। देखिए खरीद खाते कितना ये लिखा है, खरीद खाते 2000 और आपका रोकड़ खरीदी है। फिर तारीख 7 धंधा के में अधिक रकम की ज़रूरत होने से 5000 नगद धंधे में लाया, यानी कि हमारे पास पैसा आया है।
आय तो उधार जाए तो जमा, आप माल संपत्ति के नियम का ये उपयोग इस रोकड़ बही में हमेशा होने वाला है। आय तो उधार, यहाँ पे देखिए पैसा आया तो पूंजी खाते, देखिए तारीख 7 लिखा है पूंजी खाते, तारीख 7 पूंजी खाते 5000 उधार पक्ष में। अब नेक्स्ट कितना है 9, 800 बीमा प्रीमियम का चुकाया, मतलब बीमा चुकाया है ना बीमा प्रीमियम का, तो हमारे पास से पैसा गया है तो व्यय हुआ तो जावक में लिखा जाएगा। देखिए जावक में लिखा है बीमा प्रीमियम 9 तारीख। उसके बाद तारीख 10, श्री फर्नीचर मार्ट में से 4000 का माल रोकड़ खरीदा है, तो रोकड़ खरीदा है तो फर्नीचर मार्ट खाते आपका ये खर्च हुआ, ठीक है। तो खर्च हुआ तो देखिए श्री फर्नीचर खाते तारीख 10 4000 लिखा है, 4000 आएगा। उसके बाद तारीख 12 कमीशन पेटे 1500 मिले और दलाली पेटे 1200 चुकाई। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इतना हम आधा अलग है क्योंकि हमें पैसा मिला है, और यहाँ से ये आधा अलग है क्योंकि इसमें हमने पैसे चुकाए हैं। कमीशन मिला यानी कि हमको पैसा आया है, यानी कि हमारी आय में वृद्धि हुई है, तो ये उधार पक्ष में आएगा और ये जमा पक्ष में क्योंकि हमने दलाली चुकाई है। तो तारीख 12 की 2 एंट्री होंगी। कमीशन खाते देखिए कमीशन खाते 12, तो तारीख 12 कमीशन खाते 1500। अब यहाँ पे तारीख 12 दलाली खाते 1200, यानी कि हमारे पास से पैसा गया है तो हमने उसे जमा में लिखा है। ओके। अब तारीख 14 महेश के पास से लेना पेटे 3000 मिले, लेना पेटे 3000 मिले, यानी कि वही नियम आय तो उधार जाए तो जमा, पैसा हमारे पास आ रहा है, ये भी व्यक्ति दे रहा है हमारे पास, यही नियम आपको याद रख के चलना है। महेश के पास से पैसा मिला है यानी कि हमारा उधार आय, तो देखिए तारीख 14, ये देखिए तारीख 14 महेश खाते 3000 और यहाँ पे अब तारीख 16 वेतन 1000 और लारी भाड़ा के 200 चुकाए हैं, यानी कि हमने पैसा चुकाया है, हमारे पास से पैसा गया है, तो गया है तो ये जावक है, व्यय है, तो हमारी रोकड़ बही में रोकड़ बही के अंदर व्यय पक्ष में देखिए 2 अलग अलग एंट्रियाँ डाली हैं, वेतन खाते 1000 और लारी भाड़ा खाते 200, इस तरीके से अलग अलग एंट्री। उसके बाद तारीख 18 प्रकृति को पुराने हिसाब पेटे 300 चुकाई, यानी हमने दिए हैं, हमारे पैसे गए हैं, तो गए हैं तो 18 तारीख क्या आएगा, देखिए तारीख 18 प्रकृति खाते 3000 पैसा गया हमारे पास से, तो हमने जमा तरफ लिखा यानी कि व्यय में। अब तारीख 20 धंधा के लिए यंत्र खरीदा, ये भी हमारे पास से, अगर हमने खरीदा है तो हमारे पास यंत्र आया है, संपत्ति आई, लेकिन हमारे पास गया क्या है, रुपए, यानी कि रोकड़, तो जमा पक्ष में आएगा। देखिए यंत्र खाते 2000। अब तारीख 23 धंधा में अधिक रकम की जरूरत पड़ने से महेश भाई के पास से 10,000 की लोन 10% की ब्याज दर से ली है, हमारे पास पैसा आया है। 23 तारीख पैसा आया मतलब कि हमारी लोन ली उस पे नहीं, पर हमारे पास से लोन लेने पे हमारे पास पैसा आया, तो रमेश भाई की 10% की लोन खाते 10,000, वो हमने इस तरह लिखी। अब तारीख 26 रोकड़ खरीदी 7,000 है, तो रोकड़ खरीदी 7,000 क्योंकि खरीदी है, पैसा गया है। उसके बाद तारीख 28 प्राइम को ऑपरेटिव बैंक में 3,000 भरे, यानी कि पैसे हमारे पास से गए हैं, आए नहीं हैं, तो बैंक खाते देखिए 3,000 लिखा है, ये देखिए 3,000 लिखा। और उसके बाद हमने यहाँ का टोटल किया, ये टोटल किया क्योंकि शेष है, ठीक है, तो यहाँ का टोटल कितना आया 27,500। 27,500 में से माइनस किया, ये सब माइनस करने पे कितना शेष बाकी बचा 3,300, जो तारीख 28 की अंतिम शेष। यहाँ पे तारीख 28 की जगह, क्योंकि ये फरवरी मास का है, देखिए तारीख फरवरी मास का है, इसलिए तारीख 28 लिखी हुई है,
ये फरवरी मास का है इसलिए तारीख 28 लिखी है। अगर मार्च का होता तो अंतिम तारीख 31/3 होता। महीने के अंतिम तारीख कौन सी होती है उस पे यहाँ अंतिम शेष की तारीख लिख दी जाती है। शेष आगे ले गए, अंतिम शेष 3300 और वो अगले महीने के लिए प्रारंभिक शेष हो जाएगी, जो यहाँ पे प्रारंभिक शेष मार्च के लिए हुई है, यानी कि 2015 मार्च 1 शेष आगे लाए 3300। यहाँ पे इस तरीके से ये सवाल पूरा होगा। खास इसमें आपको रोकड़ बही है, यानी कि आपको ये चीज़ ध्यान में ही रखना है कि रोकड़ आएगा तो हमारे पास आया है यानी हमारी रोकड़ में वृद्धि हुई है, यानी कि आय में जाएगा। और हमारे पास से पैसा जा रहा है या रुपए जा रहा है या रोकड़ जा रहा है तो वो जावक है, यानी कि सिर्फ आपको रोकड़ आए तो उधार, जाए तो जमा, ये नियम से आपको रोकड़ बही में व्यवहारों की असर या एंट्री करनी है। यहाँ पे ये सवाल पूरा होता है। थैंक यू।